दोस्तों, जय माता दी। चंद्रमा की बहुत संवेदनशील राशि कर्क माह जुलाई 2026 पुनर्वसु, पुख और अश्लेषा नक्षत्र कैसे बनेगा जुलाई 2026 हमारे लिए और शुभ, इसके लिए आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले मेरे पास आपके लिए एक सेंटेंस है, भावनाओं को अपनी शक्ति बनाइए, कमजोरी नहीं। तो निश्चित ये माह आपके लिए यादगार हो सकता है, क्योंकि इस माह आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जल तत्व, जो कि संवेदनशीलता का प्रतीक है, उसका प्रभाव रहेगा। दूसरे नंबर का जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, एग्रेशन, कर्मठता, इसका भी प्रभाव रहेगा। इसलिए इस माह आपके लिए कैरियर में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अग्नि तत्व काम कर रहा है, लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आपको अपने वर्क प्लेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और धन की स्थिति में आप सुधार कर ही लेंगे। अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भावनात्मक तनाव से बचे, पर्याप्त विश्राम लिया, गार्डनिंग करिए, पृथ्वी तत्व से जुड़िए, तो आपके लिए ये माह बहुत शुभ हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने एकाग्रता बनाए रखी तो ये सफलता का सूत्र है आपके लिए। चलिए ग्रह गोचर की बात करते हैं, फिर नक्षत्रगत उपाय समझेंगे। तो ग्रह गोचर की बात करें तो बुध, शुक्र और गुरु। बुध पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व, ये तीनों बैठे हैं 4 नंबर की राशि यानी जल तत्व में, जो संवेदनशीलता बढ़ाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों जब बैठे हैं तो आपके दिमाग में विचार बहुत आएंगे, परंतु गुरु महाराज ज्ञान देंगे। शुक्र भौतिकता के बारे में आपको सोचने को मजबूर करेंगे और बुध स्थिरता प्रदान करने के लिए काम करेंगे, परंतु ये सब किसके अंडर में होना है? जल तत्व यानी संवेदनशीलता के अंतर्गत होना है। तो उस पर आपको काबू पाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब सुनिए, यहाँ पे शुक्र 4 तारीख से दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये भाव पृथ्वी तत्व है, मतलब स्थिरता देता है। केतु अग्नि तत्व और सिंह राशि अग्नि तत्व यहाँ पे पहले से बैठे हैं, और जब शुक्र का जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व का संयोग होगा तो निश्चित ही आधार मिलेगा आपको भविष्य के लिए। आधार के लिए काम करिए, परंतु फिर से बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, संवेदना को काबू में रखना पड़ेगा, नहीं तो वेदना में परिवर्तित हो सकती है। बुध 7 तारीख से यहाँ से मिथुन में चले जाएंगे और ये जो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व जल तत्व में पहुँच गया है, तो फिर यही बोला कि विचार स्थिरता के लिए कार्य करेंगे। और यहाँ पे सूर्य महाराज पहले से ही मौजूद हैं, अभी इनकी बात करेंगे, परंतु अब गुरु महाराज की बात कर लें तो आपके विचारों पे गुरु का ज्ञान का प्रभाव रहेगा, मतलब आकाश तत्व जल तत्व पर भारी पड़ने वाला है। इसलिए ज्ञान के बात तो आप करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 गुरु महाराज यहाँ पे 5वें भाव में दृष्टि डालकर आपकी शिक्षा को अच्छा बना रहे हैं, परंतु यहाँ पे अग्नि तत्व और अग्नि तत्व की राशि है। फिर बोला अग्रेसन से बचना होगा तो अच्छा होगा। यदि आपकी संतान है तो संतान बहुत अच्छा करेगी, कर्मठता प्रदर्शित करने वाली है, ये बात आप मान लीजिए। 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके
पार्टनर के हाउस पे पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है। परंतु यदि हम इसकी बात करें तो ये जो होता है वो होता है वायु तत्व। गुरु की दृष्टि वायु तत्व के घर पर पड़ रही है, राशि 10 है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे वो ही बताया कि विचारों को संयमित करना बहुत जरूरी है प्रगति के लिए। और नमी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहाँ शनि महाराज बैठ के थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न कर रहे थे। शनि वायु तत्व है, स्थिर वायु, और 12वीं राशि जल तत्व है, और ये घर अग्नि तत्व है, और तीनों को अपने अंडर में ले लिया गुरु महाराज के आकाश तत्व ने। आकाश को मैंने कहा है कि वो पूरे तत्वों को कंट्रोल और नियंत्रित कर देता है। तो शनि को नियंत्रण मिल गया है, किससे? गुरु महाराज से। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे घर की बात कर ही ली। ये वाला जो भाव है, ये भाव फिर वायु तत्व का भाव होता है। मंगल अग्नि तत्व यहाँ पे बैठे हैं और राशि है पृथ्वी तत्व की। तो प्रगति के लिए 3 तत्व जिम्मेदार हैं। आपके विचार, वायु तत्व विचार देता है, स्थिरता के लिए विचारों को आपको प्रदर्शित करता, परंतु परिवर्तन भी बहुत देता है। और मंगल अग्नि तत्व हैं, काम के लिए एग्रेशन देते हैं, आप में क्षमता देते हैं कार्य करने की। और 2 पृथ्वी तत्व की राशि है, ये आपको आधार देती है। बहुत अच्छा घर हो गया। अब सूर्य महाराज बैठे हैं आपके 12वें घर में, ये जल तत्व का घर है। और राशि भी यहाँ पे जो आ गई वो वायु तत्व की आ गई। वायु तत्व और जल तत्व और सूर्य का अग्नि तत्व, सबसे ज्यादा अग्नि तत्व प्रभावित रहेगा आपके लिए। और 12वां घर एकाकीपन का घर है, 12वां घर अध्यात्म का घर है, विदेश का घर है, हॉस्पिटल का घर भी है। तो दिमाग में कुछ कुविचार यहाँ पे आ सकते हैं कि मुझे ये समस्या हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई। इससे आपको बचना होगा। मैंने बोला है संवेदना को संभालना होगा। सूर्य यहाँ पे इस घर को देखकर आप यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उसमें सफल बनाने का काम भी करने वाला है। और फिर सूर्य महाराज 17 तारीख से कर्क में आके जल तत्व का परसेंटेज और बढ़ा देंगे। संवेदना होगी, मान और सम्मान के लिए विचार दिमाग में आएंगे। तो इन्हें अति में मत परिवर्तित करना, सामान्य रहने देना बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। और यहाँ आके फिर 7वें घर को गुरु भी देख रहे हैं, तो ये घर आपका बहुत अच्छा हो गया। राहु अनियंत्रित वायु यानी तूफान और बैठा जल तत्व में, तो संवेदनाओं को हवा देगा राहु, एक्सटेंशन देगा, कमी नहीं करता, एक्सटेंशन देगा, प्रसारित करेगा। तो आपको कम से कम 15 मिनट ध्यान, सूर्य नमस्कार जरूर कर लेना चाहिए। आपके लिए इस माह में ये बहुत लाभकारी हैं। इन तत्वों को संतुलित करने के लिए भगवान शंकर की आराधना आपको करना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान भी जल तत्व से सीधे सीधे जुड़े रहते हैं। तो भगवान शंकर पर जल, दूध और केसर मिश्रित चढ़ाइए तो बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो अब नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। नक्षत्र में सबसे पहले जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। अब पुनर्वसु नक्षत्र गुरु महाराज का नक्षत्र है, आकाश तत्व वाला नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र के लिए अब हम ऐसा क्या कर लें जिससे हमें ये ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देने लगे। तो एक खुशखबरी ये है कि पूरे माह सूर्य आपके शुभ नक्षत्रों में बैठकर आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वालों, खुश होने वाली बात है। मंगल जब रोहिणी में आएंगे तो ये बद नक्षत्र होता है 4 से 24 रोहिणी में, तो आपको 4 से 24 जाप करना है ओम प्रजापते नमः।
केवल 4 तारीख से 24 तक। गुरु पुख नक्षत्र में है, जो कि आपका संपत नक्षत्र है, धन देने का, आपका ज्ञान आपको धन देगा और लग्न में बैठा है। फिर शनि रेवती नक्षत्र में है और शनि रेवती नक्षत्र में आपके लिए विपत हो गए हैं, थोड़ा सा अवरोध डाल रहे हैं, परंतु गुरु की दृष्टि उन पर पड़ रही है ना, तो इतना अवरोध नहीं डाल पाएंगे। फिर भी आपको पूरे महीने ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए, जिससे शनि महाराज को रेवती नक्षत्र शुभता प्रदान करने की कोशिश करेगा। नक्षत्र ग्रहों को शुभ करते हैं, तो नक्षत्र का मंत्र है ओम पूखणे नमः। राहु आपका अति मित्र नक्षत्र है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जितने भी काम हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। और केतु मघा में है, जो आपको क्षेम, धार्मिकता की जो भी भावना होंगी वो बड़ा आपको हील करेंगी, अच्छा करेंगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए बात हो गई है, तो अब हमें बात करनी है सबसे कर्मठ नक्षत्र माने जाने वाले ये पुख नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र के लिए भी सूर्य पूरे माह शुभ फल दे रहे हैं। ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था का एक वरदान है, इसे प्राप्त कीजिए। तो सूर्य पूरे माह आपको शुभ फल देंगे, भले ही 12वें में बैठे, परंतु फिर भी आपको शुभ फल देने वाले हैं। विदेशों से संबंधित कार्य निपटा लीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ी शुभता है। मंगल जब कृतिका में है तो बध हैं। 4 तारीख तक, केवल 4 तारीख तक आपको ओम आग्नेय नमः का जाप करना है, अग्नि देवता को प्रसन्न करना है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि होते हैं। और फिर जब इसमें आ जाएंगे रोहिणी में 4 से 24 तक मंगल आपके साथ खड़े हो जाएंगे, परंतु जब मृगशिरा में आएंगे तो 24 के बाद आपको जाप करना है ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। मंगल के देवता, मृगशिरा नक्षत्र के देवता होते हैं चंद्रमा, इसलिए गलत फहमी मत रखिए कि मंगल को ठीक करना है। चंद्रमा की आराधना आपको समझ में आ गया होगा कि मृगशिरा नक्षत्र को शुभ करना है, जिसमें मंगल आपका है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल भी शुभ हो जाएंगे इन दोनों मंत्रों से। अब गुरु आपके जन्म नक्षत्र में बैठ के आपको शुभता दे रहे हैं। शनि आपके रेवती नक्षत्र में है, ये धन देने वाला नक्षत्र है, तो शनि महाराज भाग्योदय करने वाले हैं। पुख नक्षत्र आपके देवता भी नक्षत्र के शनि होते हैं। राहु मित्र नक्षत्र यानी सद्दिशा में बैठे हैं, केतु विपत नक्षत्र में है, तो मानसिकता को दिशाहीन करने का काम कर सकते हैं। तो केतु के लिए आपको जाप करना चाहिए, पूरे माह है ओम पितृभ्यो नमः। मघा देवता, मघा नक्षत्र के देवता होते हैं पितृ, तो पितृ को पूरे माह मना लीजिए। तो ये बात हो गई हमारी पुख नक्षत्र के लिए। और अब सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा ऊर्जावान नक्षत्र, नाग शक्ति वाला नक्षत्र, आंतरिक शक्ति वाला नक्षत्र अश्लेषा की बात करते हैं। अश्लेषा के लिए सभी ग्रह किस किस नक्षत्र में बैठे हैं देखते हैं। अश्लेषा के देवता नाग होते हैं, तो नाग शक्ति होती है अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों में। सूर्य जब आद्रा में आ रहे हैं 6 तारीख तक, तो बध हैं। केवल 6 तारीख तक आपको जाप करना है ओम रुद्राय नमः। इसके बाद सूर्य पूरे महीने आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और ओम रुद्राय नमः का जाप करोगे तो सूर्य आपको नेम और फेम देंगे, अच्छी क्षमता देने वाले हैं, अग्नि तत्व वाले हैं, तो ऊर्जा देने वाले हैं। और अग्नि तत्व भी लीडरशिप देने वाला अग्नि तत्व है यहाँ पर। फिर इसके बाद मंगल की बात करते हैं, तो रोहिणी में जब आएंगे तो प्रत्यरी हैं, ये रोहिणी नक्षत्र में। बाकी तो कृतिका और मृगशिरा में बिल्कुल शुभ हैं,
तो यहाँ पे आप इसे शुभ बना लीजिए। प्रजापति ब्रह्मा की आराधना करके ओम प्रजापते नमः, ओम प्रजापते नमः से रोहिणी नक्षत्र शुभ होगा, और रोहिणी नक्षत्र शुभ हुआ तो उसमें मंगल आ गया है, तो मंगल को वो बोलेंगे कि अच्छे काम करिए। चलिए फिर हम इसके बाद गुरु महाराज की बात करें तो पुख नक्षत्र में है, अति मित्र नक्षत्र है ये आपके लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात ये ही है, शनि आपके जन्म नक्षत्र में बैठ के आपको कर्मठता का पाठ सिखा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। राहु सद्दिशा में होकर बद नक्षत्र बन गए हैं, तो राहु के लिए पूरे माह आपको करना चाहिए ओम वरुणाय नमः। वरुण है सद्दिशा नक्षत्र के स्वामी, ओम वरुणाय नमः की आपको पूरे महीने जाप करते रहना चाहिए। और केतु है मघा नक्षत्र में, तो आपका ज्ञान, आपका समर्पण, आपकी शक्ति है और धन देगी, क्योंकि मघा नक्षत्र आपके लिए संपत नक्षत्र है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो नक्षत्रों को और अच्छे से समझना है, अपना ज्ञान बढ़ाना, तो बहुत से कोर्स हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके अपना ज्ञान और अपने भविष्य की शुभता और दिशा दोनों बढ़ा सकते हैं, दोनों प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।